हेलो साथियों, नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी साथियों का स्वागत, वंदन, आभार। साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, आपके सामने है इंपॉर्टेंट एसएससी जीडी के क्वेश्चन और साथ ही साथ 25 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और उन क्वेश्चनों को तोड़ मड़ोड़ के आपके सामने पेश किया जाएगा। पहला प्रश्न है आपके सामने, पनामा नहर जोड़ती है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका को, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। तो साथियों, जो पनामा नहर है वो प्रशांत महासागर एवं उत्तरी जो अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। इससे रिलेटेड कुछ मैं आपको प्रश्न करवा देता हूं, उसको भी आपको नोट कर लेना है। जी हाँ साथियों, आपको लिख लेना है मलक्का जल संधि जो है, मलक्का जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है। तो उसका आंसर हो जाएगा, मलक्का जो जल संधि है वो इंडोनेशिया और मलेशिया को जोड़ती है। इंडोनेशिया आपको लिख लेना है, मलक्का जो जल संधि है वो इंडोनेशिया और मलेशिया को जोड़ती है। ये भी आपको नोट कर लेना है, इंडोनेशिया और मलेशिया। पाक स्टेट लिखना है, क्या लिखना है, पाक स्टेट जो है, पाक स्टेट वो किन दो देशों को जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पाक स्टेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है। इंडिया और श्रीलंका जो देश होते हैं उनको ये जल संधि जो है जोड़ने का काम करती है, इंडोनेशिया और श्रीलंका। आपको और क्या चीज़ ध्यान रखनी, सुंडा जो जल संधि है वो जवाहर सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। बेरिंग जो जल संधि है अलास्का और रूस के बीच में है, ये भी ध्यान रखना है। बेरिंग जल संधि जो अलास्का और रूस के मध्य में है, ये भी आपको नोट कर लेना है। सुंडा जल संधि मैंने आपको रिपीट करवा दिया, जवाहर सागर और हिंद महासागर के बीच में है। युकाटन जो चैनल है वो मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है, ये भी आपको लिख लेना है। युकाटन चैनल जो है, युकाटन जो चैनल है वो किन दो देशों को अलग करता है। तो युकाटन जो चैनल है वो मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है, ये भी लिख लेना है। मैक्सिको और क्यूबा, ये भी आपको नोट कर लेना है। साथियों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता था। जी हाँ साथियों, प्राचीन काल में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता था। मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश या मगध वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। जी हाँ साथियों, प्राचीन काल में भारत में किस वंश का जो शासनकाल था उसको स्वर्ण युग बोला जाता था, गुप्त वंश। जी हाँ साथियों, थोड़ा सा रिलेटेड इससे चीज़ें, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ये भी आपको नोट कर लेना है। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। जिनके गुरु थे चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ये भी आपको नोट कर लेना है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, ये भी आपको नोट कर लेना है। पुष्यमित्र शुंग था, ये भी आपको नोट कर लेना है। मगध वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार, ये भी आपको नोट कर लेना है। मगध जो था वो कहाँ पे स्थित है, दक्षिणी बिहार में, ये भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिणी बिहार का जो एरिया था उसको अपन क्या बोलते हैं, मगध बोलते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको चीज़ें लिखवा दी, ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, सौरमंडल का कौन सा ग्रह हरा ग्रह कहा जाता है। जी हाँ साथियों, सौरमंडल का कौन सा ग्रह हरा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है वरुण, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है शनि। तो इसका आंसर हो जाएगा, वरुण ग्रह को सौरमंडल का हरा ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, ये भी ध्यान रखना है। शुक्र जो होता है सबसे चमकीला है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे जो चमकीला ग्रह है वो कौन सा है, शुक्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शनि की मैं बात करूं यदि,
तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह माने जाते हैं। शनि के पास कितने उपग्रह हैं? 145 उपग्रह हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा उपग्रह यदि किसी की बात करें तो किसके पास हैं? शनि के पास 145 हैं। 129 उपग्रह बृहस्पति के पास है। तो ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ये भी आपको ध्यान रखना है। भगवत जो गीता था उसका सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए है विलियम जोन्स, ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन सी मैक्स मुलर, ऑप्शन डी कोलब्रुक। आपका आंसर हो जाएगा भगवत गीता का जो अनुवाद था उसमें चार्ल्स विल्किंस ने, जो चार्ल्स विल्किंस थे उन्होंने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, भगवत गीता का अनुवाद चार्ल्स विल्किंस से। विलियम जो जोन्स थे इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखना है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ साथियों, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, वीर सावरकर, कुंवर सिंह। तो चलिए चलते इससे रिलेटेड 1857 की क्रांति से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको करवा देता हूँ। 1857 का जो विरोध था, क्या साथियों, 1857 का जो विरोध था, 1857 का जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था मेरठ से स्टार्ट हुआ था। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को चलाने से मना कर दिया था, जिसके कारण ये विरोध स्टार्ट हो गया था। दिल्ली से इस आंदोलन को नेतृत्व करने वाले कौन थे? बहादुर शाह जफर। तो ध्यान रखना है, दिल्ली से पहले जो चीज़ें हैं यहाँ पे उससे मैं रिलेटेड चीज़ें लिखवा देता हूँ। बेगम जो हजरत महल थी उन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था, तो ये भी ध्यान रखना है, लखनऊ से। इस प्रश्न का आंसर भी यही हो जाएगा क्योंकि उन्होंने इसमें पूछा क्या गया है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था? तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर। ये भी ध्यान रखना है, दिल्ली से बहादुर शाह जफर इसका आंसर हो जाएगा, दिल्ली से बहादुर शाह जफर। कानपुर से नाना साहब, ये भी ध्यान रखना है, कानपुर से नाना साहब। कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? नाना साहब। ये भी आपको ध्यान रखना है, कानपुर से नाना साहब। यदि कोई आपसे पूछता है कि झांसी से किसने नेतृत्व किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई। शायद ये आपको याद होगा, झांसी से किसने नेतृत्व किया था? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था, रानी लक्ष्मीबाई। ये भी आपको ध्यान रखना है। रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो युद्ध करने वाले अंग्रेज अफसर थे उनका क्या नाम था? वो भी ध्यान रखना है, कैप्टन ह्यूरोज थे जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध किया था। कुंवर सिंह जो थे, जो ऑप्शन में दिया हुआ है कुंवर सिंह, इन्होंने जगदीशपुर से नेतृत्व किया था, ये भी ध्यान रखना है। जगदीशपुर से नेतृत्व कौन किया था? जगदीशपुर से कुंवर सिंह नेतृत्व करने वाले थे। और इलाहाबाद से लियाकत अली जो थे वो नेतृत्व करने वाले थे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इससे रिलेटेड। तात्या टोपे का यदि कोई पूछे वास्तविक नाम, तो रामचंद्र पांडुरंग था, जिन्हें 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। ये बात भी आपको नोट कर लेनी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र या संस्कृति के 4 अध्याय। साथियों, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्वशी। ये सारी रचनाएं जो हैं रामधारी सिंह दिनकर की है। रश्मिरथी भी रामधारी सिंह दिनकर की है, कुरुक्षेत्र भी इन्हीं की एक रचना है और संस्कृति के 4 अध्याय भी इन्हीं की रचना है। तो राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उनकी प्रमुख रचनाओं में रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय भी आते हैं।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? जी हाँ साथियों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1 मई 2017, 1 मई 2018, 1 मई 2015 या 1 मई 2016 को? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। उज्ज्वला योजना का जो प्रारंभ था वो 1 मई 2016 को किया गया था, 1 मई 2016 को। अब प्रेजेंट टाइम में उज्ज्वला 2.0, ये भी ध्यान रखना है कि उज्ज्वला 2.0 का भी शुभारंभ हो चुका है। उज्ज्वला 2.0 इसकी भी डेट आपको ध्यान रखनी है कि ये डेट कब इसको शुभारंभ किया गया था। तो 10 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत हो गई थी। तो यदि उज्ज्वला योजना की शुरुआत पूछेगा 1 मई 2016 से, उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत 10 अगस्त 2021 से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं? जी हाँ, किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेते हैं? भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर या लोकसभा अध्यक्ष? तो साथियों, किसी भी विधेयक को धन विधेयक जो घोषित करने का निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी विधेयक को धन विधेयक जो घोषित करने का निर्णय वो लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने की जो आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, ये भी ध्यान रखना। भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन है? शक्तिकांत दास। भारत में महंगाई से जो रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं वो कौन देखता है? भारतीय रिजर्व बैंक देखता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? जी हाँ साथियों, सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? आपके ऑप्शन है ए गंगा और यमुना, ऑप्शन बी है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है महानदी और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है गंगा और महानदी। इसका आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा ही सुंदरवन का डेल्टा जो है नदियाँ बनाती हैं। सुंदरवन का जो डेल्टा पश्चिम बंगाल में बनता है उसका 1/3 हिस्सा भारत के पास और 2/3 हिस्सा जो है वो बांग्लादेश के पास है। तो सुंदरवन का डेल्टा वो पश्चिम बंगाल में बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है। एस्चुरी कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एस्चुरी बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो एस्चुरी जो बनाने वाली नदियाँ हैं वो नर्मदा और ताप्ती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ऐसी जो नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिनती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ सारी जानकारी, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, ताप्ती मुलतई से निकलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, के बाद भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था? किस सन के बाद में भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था? जी हाँ, मतलब किस सन के बाद में भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था? ऑप्शन ए है 1962, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन डी है 1964, ऑप्शन सी है 1964 और ऑप्शन डी है 1966। तो इसका आंसर हो जाएगा 1964 में भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि 1964 में भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। थोड़ी सी और जानकारी ध्यान रखनी है आपको। आम बजट के साथ रेल बजट के विलय, आम बजट के साथ रेल बजट को विलय कब किया गया था? ये डेट आपको ध्यान रखनी है। विलय 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट का विलय कर दिया गया था। रेलवे के लिए अलग बजट कब बनाया गया था? ये भी ध्यान रखना है। रेलवे के लिए अलग बजट
साथियों ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कई बार एसएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं वही प्रश्न करवाता हूं जो बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। फालतू की बकवास करना मुझे पसंद नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं। रेलवे के लिए अलग बजट जो है वो 1924 में एकवर्थ जो समिति थी उसके द्वारा ये सिफारिश पर लाया गया था। ये भी ध्यान रखना कौन सी समिति थी, एकवर्थ समिति। ये भी ध्यान रखना है एकवर्थ समिति। ये भी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साथियों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? जी हाँ, भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की ही विजय होगी। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की जो विजय होगी वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है ब्रिटेन के संविधान से कि जो सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति होगा वही चुनाव जीतेगा। आयरलैंड के चुनाव से हमने क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्व। तो ये भी ध्यान रखना है नीति निर्देशक जो तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व वो हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार को हमने लिया है। ये भी ध्यान रखना है मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? यूएसए के संविधान से। कोई पूछेगा मौलिक कर्तव्य हमने किस संविधान से लिए हैं? तो ये भी ध्यान रखना है मौलिक जो कर्तव्य हो जाएगा वो हम किस देश के संविधान से लिए हैं? तो मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। ये संविधान में पहले सम्मिलित नहीं है। 42वें जो संविधान संशोधन था 1976 उसके द्वारा इसको सम्मिलित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? जी हाँ, अहमद शाह जो अब्दाली था वो भारत में किस एशियाई देश से आया था? फारस से, तुर्की से, अफगानिस्तान से या मंगोलिया से? इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान से जो है अहमद शाह अब्दाली भारत में आया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, योजना पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? जी हाँ साथियों, योजना जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किसके द्वारा होता है? योजना आयोग द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, विज्ञान और दृश्य प्रसार निदेशालय द्वारा या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा? तो योजना जो पत्रिका का प्रकाशन वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। वर्तमान में इसका नाम 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल दिया गया है। जी हाँ साथियों, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया है। ये भी ध्यान रखना है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग कर दिया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो यहाँ पे दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी कई प्रश्न पूछ जाते हैं। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था? संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था उसका गठन कब किया गया था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत या महारानी की घोषणा के अंतर्गत या कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण का गठन किया था वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत उसका निर्माण किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसने स्वराज पार्टी के निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? किसने स्वराज पार्टी की निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और फिरोज शाह मेहता? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। जी हाँ साथियों, किसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था? जी हाँ साथियों, किसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? चित्तरंजन दास। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों लोग ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। विट्ठल भाई पटेल सरदार पटेल के भाई थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने,
तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? जी हाँ, तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय निम्न में से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? ऑप्शन ए डेविड रिकार्डो, ऑप्शन बी है बर्टिल ओहलिन, ऑप्शन सी है एली हेकचर, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। साथियों इसका आंसर हो जाएगा तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत के तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय है इनमें से डेविड रिकार्डो को दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, डेविड रिकार्डो को इसका प्रतिपादक दिया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन ए निजी क्षेत्र, ऑप्शन बी बहुराष्ट्रीय निगम, ऑप्शन सी सरकारी क्षेत्र, ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय जो निगम होते हैं वो कर्मचारी राज्य बीमा निगम से संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। बाकी निजी क्षेत्रों में उनको सुरक्षा मिलती है, सरकारी क्षेत्रों में सुरक्षा मिलती है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी सुरक्षा मिलती है, लेकिन बहुराष्ट्रीय निगम के क्षेत्रों में चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, इस वर्ष भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ की मतलब कितने वर्षगांठ इसकी पूरी हो गई हैं? तो 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने नारा दिया था करो या मरो, करो या मरो। तो इस वर्ष इसकी वर्षगांठ 21वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, 21वीं वर्षगांठ इस वर्ष मनाई गई है, करो या मरो। गांधी जी के जो प्रमुख आंदोलन थे, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्होंने कब किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। दांडी से इन्होंने स्टार्ट किया था, दांडी यात्रा जिसको दांडी मार्च इन्होंने किया था, साबरमती आश्रम से दांडी के बीच 260 मील की यात्रा चली गई थी। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा कब किया गया था? असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा कब किया गया? तो ये भी ध्यान रखना है, असहयोग आंदोलन 1920 को किया गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन, फिर 1922 में इसको बंद कर दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के महिला एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीता? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के महिला एकल खिताब में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण, रजत, कांस्य या ऑप्शन डी ए एवं सी दोनों। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में महिला एकल में जो पदक जीता था वो स्वर्ण पदक जीता था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पद का हिंदी रूप कौन सा होता है? जी हाँ, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पद का हिंदी रूप कौन सा होता है? मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी या प्रमुख न्यायिक पदधारक या प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी। तो इसका आंसर हो जाएगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, उस पद का जो हिंदी नाम होता है वो होता है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पद का हिंदी नाम निम्न में से क्या होता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का हिंदी नाम क्या होता है? ऑप्शन ए कार्यपालक दंडाधिकारी या कार्यपालक न्यायाधीश। तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है उसका हिंदी नाम होता है कार्यपालक दंडाधिकारी। ये भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न आपके सामने, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक होता है? तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में कौन सा ऊतक होता है? ऑप्शन ए मांसल, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी एपिथेलियल या ऑप्शन डी तंत्रिका। तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में वसा जो ऊतक होता है वो स्थित होता है, शीतल पेय में शामिल है। जी हाँ साथियों, शीतल पेय जो होता है उसमें क्या शामिल है? टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड या कार्बोनिक एसिड। जो शीतल पेय होते हैं, ठंडा कोको कोला वगैरह, इनमें हमें कार्बोक्सिक एसिड मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है, पालक और टमाटर जो होते हैं उनमें
ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? कच्चे आम में, इमली में, कच्चे आम, इमली, इन चीज़ों में जो है तो टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, ईका जो सिलिकॉन था के रूप में जाना जाता है। ईका सिलिकॉन को किस रूप में जाना जाता है? गैलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम या एल्युमिनियम? इसका आंसर हो जाएगा जो ईका जो सिलिकॉन था उसको जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है। इससे संबंधित एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी ध्यान देना है कि यदि आपसे पूछे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, क्या पूछे? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, आवर्त सारणी का जनक, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है वो मोसले को कहते हैं, ये भी ध्यान देना है। एका जो सिलिकॉन को जर्मेनियम से प्रतिस्थापित किया जाता है। एका एल्युमिनियम भी आपसे पूछा जाता है, एका एल्युमिनियम, तो एका एल्युमिनियम को किससे प्रतिस्थापित किया गया है? एका एल्यूमिनियम को किससे प्रतिस्थापित किया गया है? एका एल्युमिनियम को गैलियम से प्रतिस्थापित किया गया है। क्या ध्यान रखना है? एका एल्युमिनियम को गैलियम से प्रतिस्थापित किया गया है। एका जो बोरान होता है, क्या ध्यान रखना है? एका जो बोरान होता है, एका बोरान, उसको किससे प्रतिस्थापित किया गया है? तो स्कैंडियम से प्रतिस्थापित किया गया है, स्कैंडियम से प्रतिस्थापित किया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थापित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है न्यूटन का नियम या मेंडलीव के नियम के रूप में, या डोबरनियर का त्रिक नियम। तो जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले जो तत्व होते हैं, तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को किसने दिया था? डोबरनियर का त्रिक नियम कहलाता है। न्यूलैंड की जो ऑक्टेव सीरीज थी वो भी ध्यान रखना, जिसमें सारे गामा पाधानी ये सब सारे नियम आते हैं। मेंडलीव भी सबसे पहले जो दिए थे, मतलब आवर्त सारणी जिन्होंने व्यवस्थित तरीके से दी थी, वो मेंडलीव भी प्रमुख व्यक्ति थे। लेकिन यदि आपसे कोई प्रश्न करे आधुनिक आवर्त सारणी का कौन जनक था, तो मोसले इसका आंसर हो जाएगा। साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम साथियों।